हेलो गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आपको पता है कि जो भी मैं सेशन आपके लिए लाता हूं कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसी से रिलेटेड होते हैं, सिमिलर टाइप्स के होते हैं कि आपकी एग्जाम में हेल्प हो पाए और गाइस आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। और मैं प्रे करूंगा कि सभी का एग्जाम निकल जाए। यार प्लीज बस आप अपनी तरफ से 100% अपना एफर्ट लगाना और पूरे टेस्ट लगाना है। आपको जितने भी टेस्ट आपके पास हैं सारे टेस्ट सॉल्व कर दो। टेस्ट के बाद जो आपसे नहीं बनता, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उसका एनालिसिस करो गाइस। गाइस यही परफेक्ट स्ट्रेटजी है, यही बेस्ट प्लान है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और रैंक अच्छी आएगी एग्जाम में। तो फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा कि हमें क्या करना है, सर टेस्ट लगाना है, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, चाहे वो हमारा फुल लेंथ टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो। सभी का टेस्ट लगाओ, उन्हीं क्वेश्चन को एनालिसिस करो, क्योंकि अब टाइम वही है। राइट, अब ये टाइम नहीं है हमने इस बुक से उठा के लगा लिया, उस बुक से लगा लिया, नहीं। अब फाइनल टाइम हमारे पास क्या है कि सर हमें टेस्ट लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं बने उनका ही आप एनालिसिस करो ना, वो भी तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। टॉपिक टेस्ट लगा रहे हो तो उस टॉपिक की क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फाइनल रिवीजन करना है अपना। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईपी मेट इंदौर पीवाई क्यूज के अर्थमेटिक जो पार्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो भी थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, कुछ रेशियो से रिलेटेड थे, एवरेज से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपके ही बेनिफिट के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब देखो, मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ। अब ये क्वेश्चन थे, राइट, यहाँ पर जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे ना, 23 का आईपी में इंदौर 2023 का ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ था। बट लास्ट ईयर हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए, इस टाइप के क्वेश्चन थे हमारी शीट में। राइट, तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे, अर्थमेटिक पार्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो हमारी शीट में थे और वो एग्जाम में आ गए, बस डेटा चेंज था। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी शीट होती है ना उसको आप पूरी सॉल्व किया करो, स्किप नहीं करना है। राइट, और जैसे आईपीमेट इंदौर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस आप लगाएं, प्रैक्टिस करें। राइट, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस वो बार बार पूछता है। पुराने सारे प्रीवियस ईयर के लगा दे। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ, और भी अगर कुछ बच रहे हैं तो आप वहां से सॉल्व कर ले। हम सारी सीरीज चला रहे हैं उसकी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, तो एक इलेक्शन, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्शन टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। भाई अब एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच में, उसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, एक वोटिंग लिस्ट होगी, फिर वोटिंग लिस्ट मतलब जितने नंबर ऑफ वोटर्स वहां पर हैं, दैट इज कॉल्ड द वोटिंग लिस्ट। अब कुछ वोट डालने नहीं गए तो वो अलग हटा दो। फिर जो वोट डालने गए शायद उसमें से कुछ घपला अपला कुछ हो गया होगा, तो उनको इनवैलिड कर दिए, तो इनवैलिड को हटा दोगे तो वैलिड बचेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसा दिया है कि इलेक्शन हुआ टू कैंडिडेट के बीच में, 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट टर्न अप टू वोट। राइट, 15% डिड नॉट टर्न अप टू द वोट। चलो भाई हम ले लेते हैं, मान लो कि, और पूछ क्या रहा है, वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है। राइट, तो सुनो, हम सबसे पहले मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट कितने की थी। सर वोटिंग लिस्ट 100x की लो। अब मैं 100x क्यों ले रहा हूं वो रीजन भी आपको यहां पर देना चाहता हूं, और 100 ही क्यों ले रहा हूं वो रीजन भी आपको दूंगा। और बोला इट इज नोन दैट 44% ऑफ द ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट वोटेड फॉर द विनर्स इफ द विनर गो 200 मोर देन द। देखो दो तीन चीजें होती है, पहले कभी भी वोटिंग वाले क्वेश्चन आए तो उनका कॉन्सेप्ट समझो। एक होती सबसे टॉप पर वोटिंग लिस्ट, जितने नंबर ऑफ आईडी कार्ड्स हैं, जितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ, क्या कंपल ऐसा है कि सभी लोग जाएंगे, सभी के लिए कंपल्सन है कि सभी लोग वोट डालने जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो कुछ परसेंट डालने नहीं गए, तो फिर जो रिमेनिंग बचेगी वो होगी वोटिंग। उस वोटिंग में से फिर देख लिया कि भाई अगर 100% वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो कुछ को इनवैलिड भी कर सकते हैं। तो वोटिंग से हम इनवैलिड हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स का कुछ पार्ट विनर को मिलता है और कुछ पार्ट लूजर को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर घुमा के पूछा गया है। राइट, तो कुछ वैलिड वोट्स का विनर को मिलता है, कुछ लूजर को मिलता है, और जो विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिन। इस बात का आपको ध्यान रखना है, विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिन। अब हमने क्या किया, बोला 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट टर्न टर्न अप टू द वोट। ठीक है, 15% हटा दो, कितने बचे सर? 85x बचे ना। तो वोटिंग कितने की हुई सर? 85x की। एंड 50 वोट, कितना, 50 वोटर्स कास्ट इनवैलिड। अच्छा अब देखो आ गया वही कि सर ये वोटिंग लिस्ट थी 100x की, 15% वोट ही डालने नहीं गए,
नहीं डाली इन लोग ने, तो 85x ने वोट डाली हुई है। अगर मैं यहां पर x नहीं लेता तो ये वाली 50 वाली वैल्यू मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए मुझे x लेना पड़ा, क्योंकि 50 एक्चुअल वैल्यू एक नंबर है और ये हमारे अजम्पशन है, तो x हमें लेना पड़ेगा। तो अब 50 वोट्स आप हटा दो यहां से, तो कितनी बची सर? वैलिड वोट्स बची 85x माइनस 50। ये क्या बच गई सर? ये वैलिड बच गई। बात समझ में आ रही? हाँ सर, वैलिड वोट्स बच गई हैं। अब वैलिड में से कुछ विनर को मिलेंगे, कुछ लूजर को मिलेंगे। अब क्या बोल रहा है? इट इज नोन दैट 44% ऑफ द ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, राइट, वोटेड फॉर विनर। विनर को कितना? सर वोटिंग लिस्ट की बात कर रहा है। 44% किसका मिला है? वोटिंग लिस्ट का। तो गाइस दिस इज द वोटिंग लिस्ट, और यहां से एक विनर निकल के आएगा और यहां से एक लूजर निकल के आएगा, लेकिन इस विनर को यहां का 44% नहीं मिला, इस वोटिंग लिस्ट का 44% मिला है, तो इसको 44x मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, ये वोटिंग लिस्ट थी, इसका 44x मिला हुआ है। फिर बोलोगे सर ये तो वैलिड है ही नहीं। भाई उससे क्या, उसकी ये वैलिड है, इसका ही कुछ मिला होगा, इसको ही कुछ मिला होगा, लेकिन ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई, जो भी विनर को मिली है, वो इसका 44% आ रही थी, तो क्वेश्चन को उन्होंने उल्टा घुमाकर आपको फंसा दिया था एग्जाम में। तो गाइस ये विनर को मिला, वैलिड इतना है, तो वैलिड ज्यादा होगा ना विनर से? सर सही बात है। तो वैलिड में से आप विनर का पार्ट हटा दोगे तो किसका बचेगा? लूजर का बचेगा। तो लूजर का देख लेते हैं कितना है। 85x माइनस 50 माइनस 44x। बात समझ में आ रही है? तो कितना बचेगा? 41x माइनस 50। दिस इज द लूजर का, इतनी वोट मिली लूजर को, और विनर और लूजर का आप डिफरेंस करोगे तो मार्जिन होगा। और बोला इफ द विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन अदर कैंडिडेट, तो अदर लूजर होगा। विनर्स को कितना ज्यादा मिला है? 200 ज्यादा मिला है। तो इन दोनों का, विनर के और लूजर की वोट्स का डिफरेंस कितना है? 200 है। तो 44x में से आप माइनस करोगे इसको, तो माइनस 41, बस ये जो माइनस अंदर जाएगा तो ये 50 बन जाएगा। कुछ बच्चे यहां भी गलतियां कर बैठे थे, कुछ बच्चों ने तो वैलिड का 44 दे दिया। भाई वैलिड का नहीं देना प्लीज। वो बोल रहा है वोटिंग लिस्ट का मिला है, तो वोटिंग का निकालो ना, जैसा बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। ओके गाइस, ये कितना बचेगा? 3x इज इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 3 5 50। सर x इक्वल टू 50 बन गया है। बात समझ में आ रही? और पूछ कह रहा है वोटिंग लिस्ट, तो 100x की वोटिंग लिस्ट थी, 100 इंटू 50, तो सर 5000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक दो बातें कर लेते हैं कि सर ये तो समझ में आया x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 50 एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन थी। एक तरीका हमने 100 ही क्यों माना, क्योंकि सर वो बोला 15%, तो 100 का 15% हम निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन यहां बोल देता कि मान लो 16 2 बाय 3%, 16 2 बाय 3% से 100 का नहीं निकाल सकते, तो अजम्पशन थोड़े उस हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 16 2 बाय 3% का अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा? सर ये बनेगा 1/6, मतलब 100 का 1/6 निकालना डिफिकल्ट है, तो ऐसी वैल्यू लेंगे जो 6 का मल्टीपल हो। तो 600 बोल सकते थे आप, 60 बोल सकते थे। तो ऐसी वैल्यू को अजम्पशन में हमें लेना है। समझ में आ गया अजम्पशन कैसे लेना है? ये सब मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, भाई बड़ा लंबा क्वेश्चन था, बच्चों को देखकर डर भी लग रहा होगा, राइट। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मेंसुरेशन भी यूज हो गया था, 3D मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस भी यूज हो गया था, डिस्काउंट भी यूज हो गया। तो मतलब बहुत कुछ यूज हुआ इसमें आईपीवी इंदौर 23 वाले इस क्वेश्चन में। बात समझना। तो आ गोल्ड स्मिथ वॉट अ लार्ज सॉलिड, ये भी कब है? 23 का ही क्वेश्चन है, समझना। 23 में ही आया हुआ था ये क्वेश्चन भी। अ गोल्ड स्मिथ वॉट अ लार्ज सॉलिड गार्डन वॉल। भाई वो क्या कर रहा है? एक बॉल खरीद रहा है लार्ज। गोल्ड स्मिथ वॉट अ लार्ज सॉलिड गोल्डन वॉल, गार्डन क्या, गोल्डन बॉल है भाई। गोल्ड की बॉल कितने रुपीस की खरीद रहा है? ये हो गई 10 लाख रुपीस की, राइट। 10 लाख रुपीस की खरीद रहा है, एंड melted it to make a certain number of solid spherical beads such that the radius, solid spherical beads बना रहा है, such that the radius of each beads was 1/5 of the radius of the original wall। समझ ना? एक भाई ये बड़ी सी बॉल उसने खरीदी, समझ ना, और ये कितने लाख की थी? 10 लाख की थी, राइट। कितने लाख की थी भाई? 10 लाख की ये बड़ी सी बॉल खरीदी। लेकिन सॉलिड स्फेरिकल बीड्स बना रहा है, छोटी छोटी बना रहा है। तो अब कितनी सॉलिड स्फेरिकल बीड्स बना पाएगा? पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, राइट। और एक और ये समझ में आ रहा है ना, एक बड़ी सी बॉल थी गोल्ड की, अब उसमें से सॉलिड सॉलिड स्पेरिकल, ये बॉल भी तो स्पेरिकल होती है, छोटी छोटी बीड्स बना रहा है। लेकिन वो कैसी बीड्स हैं? सर वो बीड्स हैं स्पेरिकल बीड्स हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। स्पेरिकल बीड्स हैं, ये भी स्पेयर है, लेकिन इन दोनों में एक और रिलेशन उसने दे रखा है। ये तो अमाउंट है इतने रुपीस की उसने परचेस की, दिस इज द कॉस्ट,
फॉर हिम, गोल्ड स्मिथ के लिए। एंड वो बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ सॉलिड स्पेरिकल बीड्स सच दैट द रेडियस ऑफ ईच बीड वाज 1/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वॉल। ओरिजिनल वॉल की जो रेडियस है उसका 1/5 इस छोटी वॉल की रेडियस है। तो ऐसा अजम्पशन कर लेते कि जो बड़ी वॉल है इसकी रेडियस मान लो 5x है, बोल सकते हैं ना लेट। तो इसकी कितनी होगी सर, इसकी कैपिटल वॉल की रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, और इसकी हर एक ईच वॉल की रेडियस कितनी होगी 1/5। तो 1/5 निकालोगे तो कितना होगी 1x हो जाएगी ना। ऐसा क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि सर इस बड़ी स्पेरिकल वॉल की रेडियस हमने मान ली 5x, और जो बीड्स बनाई गई हैं उनकी रेडियस है 1/5 ईच की, राइट। तो 1/5 ऑफ दिस, ये होगी इसकी रेडियस। अब मुझे बताओ जितना इसका जो मटेरियल होगा दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और नॉट। यस सर। और एक छोटी वॉल का जो मटेरियल होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द बीड्स। समझ में आ रही बात। तो सर इसका वॉल्यूम और इस बीट का वॉल्यूम, राइट। तो इस बड़े बॉल के वॉल्यूम को एक बीट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बीट्स पता चल जाएंगी हमें। क्या सर बिल्कुल सही बात है। तो गाइस नंबर ऑफ बीट्स अगर हम निकालना है, नंबर ऑफ बीट्स अगर हम निकालना चाहते हैं कि कितनी थी, तो कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ बीट्स निकालना है तो इस बड़ी वॉल के वॉल्यूम को ईच बीट के वॉल्यूम से डिवाइड करना। अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर न्यूमरेटर में 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। आर कितना है सर, आर यहां पर 5x है, तो 5x का क्यूब करोगे तो 125x क्यूब बन जाएगा ये वाला पार्ट। डिवाइड में क्या करोगे, एक बीट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एक बीट का वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बट हियर आर इज एक्स, तो किसका क्यूब हो जाएगा एक्स का क्यूब। एक्स क्यूब कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी बनी सर, ये तो 125 बीट्स बनी हुई हैं। बहुत आसान था यहां तक, राइट। तो नंबर ऑफ बीट्स आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना था आपको, बहुत फास्ट करना था। तो ये तो आप देख के लिख देते। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या बोला, नंबर ऑफ बीट्स कितनी थी भाई सर 125 बीट्स थी। क्लियर हो गई क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स हमने निकाल ली, एक बीट की रेडियस पता है हमें, ये भी पता है। और क्या बोल रहा है वो, says that each beads was 1/5 of the, यहां तक हुआ। assume that the cost of the making golden beads is negligible। मतलब ये बीड्स बनाई गई ना इससे, उसकी कॉस्ट को उसने बोल दिया कि ये नेग्लिजिबल है। इफ द गोल्ड स्मिथ सोल्ड ऑल द बीड्स एट 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, राइट। अच्छा आप एक पॉइंट और यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि सर उसने नंबर ऑफ बीट्स बनाई कितनी 125 बीट्स हैं, राइट। 125 बीट्स हैं और सबकी प्राइस तो यही होगी ना, जितनी प्राइस इस गोल्ड की है उतने ही गोल्ड की ये बनाई गई हैं, तो इनकी प्राइस बराबर है। मतलब 125 बीट्स की प्राइस ये है, तो प्राइस ऑफ ईच बीट्स क्या होगी, ईच बीट की प्राइस निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल सर। तो यहां निकालो आप प्राइस ऑफ ईच बीट। एक बीट की प्राइस क्या बनेगी सर, सभी की तो 10 लाख है, और आप किससे डिवाइड कर दोगे सर, नंबर ऑफ बीट से डिवाइड कर दोगे, कितनी बीट्स हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि प्राइस पर बीट कितनी होगी। तो 25 से कितने 5 टाइम 25 से 4, 1 2 3 4 0 5 से 8, सर एक बीट की प्राइस हो गई है 8000 रुपीज। गाइस एक बीट की प्राइस 8000 रुपीज यहां पर बन गई, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस फॉर द गोल्ड स्मिथ है ना, ये कॉस्ट प्राइस फॉर द गोल्ड स्मिथ। समझ ना बात को। ओके सर। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ दी एक बीट की है, लेकिन वो बोल रहा है कि इफ द गोल्ड स्मिथ सोल्ड द बीट 20% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे, एंड मेड अ टोटल प्रॉफिट 20%। और इस पे उसने बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया भाई साहब, 20% का प्रॉफिट कमाया है। तो कॉस्ट प्राइस ये तो सेलिंग प्राइस का 120% हो जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड स्मिथ कितनी हो जाएगी सर, सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड स्मिथ इसका 120% हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सर। 9600 इज द सेलिंग प्राइस, समझ गए। इतनी कॉस्ट उसको पड़ी, और एक बीट की इतनी कॉस्ट पड़ी, और एक बीट की सेलिंग पड़ी 9600। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है उस पे क्या कर रहा है, इफ द गोल्ड स्मिथ सोल्ड ऑल द बीट्स एट 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है सर, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मार्क प्राइस मान लो
पेन बदल लूं ना, बहुत देर हो गई एक ही पेन से। अगर हम बोलते हैं मार्क प्राइस मान लो 100% थी और डिस्काउंट मिला 20% का, तो गई सेलिंग प्राइस तो 80% हो गई, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखी 9600। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द लिस्टेड प्राइस ऑफ ईच गोल्डन बीड्स। तो बस यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 9600 को आप क्या करो, 80 से डिवाइड कर दो, 1% आ गया। और 100% निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 वन जा 8 और 8 टू जा 1200 एंड 12,000 रुपीज। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनना था 12,000, ऑप्शन में भी दिया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाता आसानी से, समझ गए? कोई ज्यादा लेंदी थोड़ा सा बोल सकते हैं, बट इंदौर का क्वेश्चन यार इतना लेवल तो वो रखेगा ना। और आपने इतनी प्रैक्टिस तो की होगी, और नहीं की तो प्लीज आज से ही टेस्ट स्टार्ट कर दो। अपने जो टेस्ट हैं वो इसी लेवल के टेस्ट हैं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी मैंने कैसे क्वेश्चन रखे सर, ये 22 का क्वेश्चन आ गया। मैंने इस सीरीज में 22 एंड 23 दोनों के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो पहले मैंने, आप देखते आ रहा है, मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ऐसे इसलिए इनके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने यहाँ टॉपिक वाइज रख दिया थोड़ा सा। ओके, तो 22 में आया हुआ था ये तो आपने बहुत सॉल्व किया होगा। प्लीज हमेशा किसी भी एग्जाम की परफेक्ट प्रिपरेशन करना हो तो उसके पीवाईक्यू जरूर लगाया करो, आपको पैटर्न का पता चलता है। अपना अपना आपके दिमाग उतना मैच कर पा रहे कि नहीं, आप उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके पाथ ऐसा जा रहा है तो उसको सही ट्रैक पे ला देगा पीवाईक्यूज लगाने से। बहुत हेल्प मिलती है गाइस, विश्वास करो, पीवाईक्यूज लगाया करो जो भी एग्जाम दे रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, अरुणा परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 20 रुपीज एंड ईच एप्पल 20 रुपीज का है, एंड सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज फॉर 25 रुपीज ईच, और हर एक मैंगो 25 रुपीज का है। तो कितने मैंगो कितने एप्पल हैं अभी तो हमें नहीं पता। इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स, एप्पल्स को 10% प्रॉफिट पर बेचा, एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस पर बेचा, ओवरऑल शी मेक्स नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, तो प्रॉफिट लॉस का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को सर? सही बात है। ओके, और वो बोल रहा है इंस्टेड इफ शी सेल्स all the apples 20% loss and all the mangoes 10% profit, overall she makes a loss 150, then the number of apples purchased by Aruna is, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। समझ पा रहे हैं? ठीक है सर, ये हम यहाँ पर फाइंड आराम से कर लेंगे। समझो, अब अगर मुझे एप्पल्स नहीं पता तो मैंने बोल दिया ए नंबर ऑफ एप्पल्स थे वहां पर, समझना, राइट? ए एप्पल्स थे, और मैंगोस कितने थे, एम थे। क्लियर है? अब सुनना, अर्जुना परचेज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स 20 रुपीज। एक एप्पल की कॉस्ट 20 रुपीज थी, तो ए एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 20 इंटू ए होगी। और एक मैंगो की कॉस्ट 25 रुपीज है, तो एम मैंगोज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 25 इंटू एम। तो ए नंबर ऑफ एप्पल्स थे, एम नंबर ऑफ मैंगोज थे। तो 20 एप्पल्स थे ए नंबर वाले, राइट? सॉरी 20 नहीं, ए नंबर ऑफ एप्पल्स थे, बट एक की कॉस्ट 20 थी, तो टोटल कॉस्ट इतनी होगी। समझ पा रहे हैं? एक की कॉस्ट 25 थी, एम नंबर ऑफ मैंगोस थे, टोटल कॉस्ट इतनी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूं। तो अब समझना, अब बोला सी सेल्स एप्पल 10% प्रॉफिट। भाई एप्पल को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका 10% प्रॉफिट ही हो गया, तो प्रॉफिट है तो प्लस लगाओ, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट लिख रहा हूं यहां पर, और यहां लिखूंगा लॉस। और 10% प्रॉफिट एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस। अब मैंगोज को कितने लॉस पर बेच दे सर, 20% लॉस, तो लॉस पर बेचा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा माइनस लग गया। इस तरीके से ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस लिख के भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ, कॉस्ट सेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आपके पास डेटा आ जाएगा। तो 200 ए अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 से 50, 500 एम अपॉन 100, राइट? 100 ये जीरो जीरो कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ इक्वल टू 5 ऑफ एम, तो ए अपॉन एम कितना बन गया बच्चा, 5/2। तो नंबर ऑफ एप्पल्स 5x हो गए और नंबर ऑफ मैंगोस 2x हो गए। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ क्या हो गए सर, मैंगोज 2x और नंबर ऑफ एप्पल्स 5x हो गए, ये हम यहां पर बोल सकते हैं। अब समझना, दूसरी बार उसने क्या किया, सुनो बात को, कि इफ इंस्टेड इफ सी सेल्स ऑल द एप्पल्स 20% लॉस, मतलब एप्पल्स कितने थे, 5x थे सर, और कितने परसेंट लॉस पर बेचे, तो सर लॉस ही लिख दो ना। और एक की कॉस्ट कितनी थी सर,
20 थी, राइट। और कितने लॉस पर बेचे है? 20% लॉस पर, तो 20/100, लेकिन लॉस है तो यहाँ माइनस लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, प्रॉफिट है तो प्लस, प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एंड ऑल द मैंगोज 10% प्रॉफिट। तो मैंगोज की प्राइस कितनी है सर? मैंगो 2x मैंगो थे और मैंगो की प्राइस 25 थी, और इनको क्या बोल रहा है? एंड सेल ऑल द मैंगोज 10% प्रॉफिट, तो इस पर 10% का प्रॉफिट हो जाता, तो ये प्लस होता। इस तरीके से ओवरऑल लॉस ऑफ 150 रुपीज हो रहा है। तो लॉस हो रहा है गाइज, सर माइनस में लिखो लॉस हो रहा है, आपने बताया 150, कोई बात नहीं। समझ में आ रही बात? ये दो जीरो से दो जीरो गई, दो जीरो गई, टू टू जा फोर, फाइव जा 20, -20x हो जाएगा ये गया 25 से 4 टाइम, टू वन जा टू टू जा टू से 5 टाइम, तो ये कितना बन गया? +5x इज इक्वल टू 150, राइट। ये यहाँ पर बन गया, लेकिन -150 है, तो ये -15x इज इक्वल टू -150, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज बाय अरुणा, अरुणा ने कितने एप्पल्स परचेज किए? तो एप्पल्स कितने ले लिए हमने? 5x ले लिए, 5 इंटू एक्स कितना लगा देंगे? 10, तो सर 50 आंसर हो जाता। कितना आसान था, आसान था कि नहीं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बड़ी दिखती है, थ्योरी बहुत बड़ी दिखती है, 23 में आया था। अभी सिंपल इंटेंस का क्वेश्चन था, इसका तरीका देखो। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए थे गाइस, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए थे एक बात को लेकर, तो वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, तो समझना। अज्यूम इट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुडे, आज बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुडे बोल रहा है। अंकिता विल अर्न 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। आज से स्टार्ट करोगे, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर कितना कमाएगी अरुणा? 10,000 कमाएगी। तो मैं लिखते जाता हूं थोड़ा सा। ये है आज से स्टार्ट हो रहा है, समझना, आज से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो एंड ऑफ 1 ईयर वो कितना कमाएगी? 10,000। तो आज से स्टार्ट हो रहा है, एक साल तक, है ना, एक साल के बाद करेगी वो, अभी एक साल तक तो कुछ नहीं मिला, एक साल के बाद। तो वो बोला अरुणा बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुडे अंकिता विल अर्न 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कर दूं, ये लिख देता हूं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में कितने कमाए उसने? सर 10,000 रुपीज कमाए, right? Which he plans to invest in a bank deposit immediately at a fixed simple interest rate, और सिंपल इंटरेस्ट रेट पर कर दिए, कितने परसेंट पर? 0.5% पर इसने यहां पर बैंक में जमा कर दिए पैसे, राइट। फर्स्ट ईयर के एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद कमाए, तो एक साल तक तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साल बाद कमाए है ना, एक साल बाद इन्वेस्ट कर रही। आज से कोई कहानी स्टार्ट हो रही, सपोज मेरी जॉब आज से स्टार्ट हो रही है, और मेरे को पूरा पैसा एक साल बाद मिलेगा, तो एक साल बाद मैंने मान लो 10,000 इन्वेस्ट किए, तो मुझे एक साल बाद इन्वेस्ट करूंगा तब से इंटरेस्ट मिलेगा, आज से तो ना मिलेगा, क्योंकि आज तो मैंने इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो ये कहानी में बच्चे एक साल ज्यादा का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, उससे बचना है आपको, राइट। तो एक साल बाद करूंगा, उससे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर तक फिर मिलेगा, ऐसी कहानी है। ओके सर, ये कोई दिक्कत नहीं है। And her yearly income will increase by 10,000 every year, and fixed simple interest offered by the bank on the new deposit will also increases by 0.5% per annum every year। अच्छा, एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा? सर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इतने की है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितने होंगे? 10 तो पुराने थे सर, 10 और हो गया, 20,000 हो गया, बट 0.5 से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के कितना चला गया सर? 1% हो गया। कितना परसेंट हो गया सर? 1%, क्योंकि 0.5% इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर, सेकेंड ईयर, राइट। और फिर क्या होगा? एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हुआ होगा बच्चा? सर थर्ड ईयर फिर कितने किए होंगे सर? 30,000, राइट। 30,000, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 1.5%। सर कितने साल तक जा रहा है? इफ अंकिता कंटिन्यू इन्वेस्ट ऑल ईयरली इनकम इन न्यू बैंक डिपॉजिट एंड द एंड ऑफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हर इन 5 years फ्रॉम टुडे। कब से बोल रहा है? डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हर इन 5 years फ्रॉम टुडे। तो एंड ऑफ 1 ईयर, राइट, एंड ऑफ 2 ईयर, एंड ऑफ 3 ईयर, अब क्या होगा सर? एंड ऑफ फोर्थ ईयर होगा, तो कितने रुपीज हो गए सर? 40,000 हो गए यहां पर, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? मतलब यहां से 40,000 हुए, तो एंड ऑफ फिफ्थ ईयर तक मिलेगा, लेकिन अब नेक्स्ट अमाउंट फिफ्थ ईयर के बाद करेगा। ये क्या है? एंड है ना, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। अब एंड ऑफ फिफ्थ ईयर के बाद वो अगर इन्वेस्ट करेगा यहां पर फिफ्थ ईयर के बाद, तो अगले वाला तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इन द इनर इन 5 years फ्रॉम टुडे। टुडे मतलब आज से, और बोला था ईयर टुडे, फर्स्ट डे बोला था,
ईयर टू डे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू डे, टुडे से 5 ईयर, तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, एंड ऑफ 4 साल तक करेगा। समझ पा रहे हैं? 1 साल के बाद उसने इन्वेस्ट किया, तो 1 साल से 2 साल सेकेंड ईयर तक मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर के बाद करेगा, थर्ड ईयर तक मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद करेगा, फोर्थ ईयर के बाद करेगा, तो फिफ्थ ईयर तक मिलेगा। बट करेगा यहां पर तो नेक्स्ट ईयर की तो बात नहीं कर रहा है, तो जरूरत ही नहीं उसकी। यहीं तक क्वेश्चन खत्म करना था। अब आप देखो, इंटरेस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही कहानी लिखना आपको सही से आना था। इसमें होगा क्या? सर आप बताओ कि यहां से 10,000.5% के हिसाब से मिला इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट से बोल रखा है उसने। कहीं बोला है? कहां बोला है भाई सिंपल इंटरेस्ट? दिखा देता हूं, ये बोला सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये कितनी साल के लिए मिलेगा? यहां तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहां पर मिलेगा नहीं। यहां से यहां तक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, राइट? यहां पर एंड ऑफ 5 ईयर पे इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसका नहीं जाएगा, वो एंड ऑफ 5 ईयर यहां पर पहुंच रहा है, तो यहां पर हमें 4 ईयर के लिए मिलेगा। ध्यान रखनी है, 4 ईयर्स के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये 20,000 इन्वेस्ट हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए मिलेगा। इस पॉइंट को समझना। यहाँ पर कितना मिलेगा सर? यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ 1 साल, 2 साल, सर ये 2 ईयर्स के लिए मिलेगा, और ये 1 ईयर के लिए मिलेगा। सर समझ गए बात? तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट से आंसर निकाल दो। सर 0.5%, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? रेट बता दो सीधा। एक साल में 0.5, दूसरे साल में 0.5, 0.5, 0.5, ऐड करोगे 4 बार तो कितना, या फिर मल्टीप्लाई कर दो सर। 2% ऑफ दिस 10,000, तो 2% 10,000 का यहाँ पर कितना मिल गया सर? 200 रुपीज इंटरेस्ट यहाँ का हो गया। समझ पा रहे हैं? फिर इस 20,000 का कितना मिलेगा? 1% 3 ईयर्स के लिए सर 600 मिल जाएगा। ये 1.5% टू 3 कितना मिलेगा सर? 10% तो 300 हो रहा है, 3% हो रहा है सर 900। यहाँ से कमा लिया, क्या अच्छी कमाई चल रही है। तो 2% यहाँ पर मिला, 4 to 800 कितना हो गया भाई? यहाँ से यहाँ तक 1 साल मिलेगा ना, 400 कितना हो गया? 800 ही होगा ना। हाँ सर, यहाँ पर कितना कमा लिया बंदे ने? टू, ओ सॉरी, कितना कर दिया? 1 साल के ही है ना, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 और 16, 8 8 16, 1 17, 19, 2500। तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना कमाया सर? 2500 रुपीज उसका आंसर होता है इस क्वेश्चन का। समझ गया? बड़ा लंबा सा दिख रहा था, बट ये कॉन्सेप्ट आ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कब का है? 2023 का, ये भी शीट का क्वेश्चन था। सीधा सीधा पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट 3 years एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% इज 527। देन इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा, रेट दे रखा है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। एक तो फॉर्मूला होता है कि अगर आपको निकालना है कंपाउंड और सिंपल के डिफरेंस का 3 years, 3 years का डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बनता है गाइस डायरेक्ट। 3 years की बात कर रहा हूं, 2 ईयर का फॉर्मूला भी होता है। 2 ईयर का होता है, मैं लिख देता हूं, शायद आपको जरूरत पड़े। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के। 2 ईयर का फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर, और 3 साल का फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर, और होता है 3+R/100। कुछ बुकों में लिखा रहता है 300+R। एक तो ये तरीका था आपका सॉल्व करने का, आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, डिफरेंस दे रखा है, R दे रखा है, P आपका आंसर आ जाता। बट हमें ये यूज नहीं करना था। मैंने शॉर्टकट सिखाए हुए हैं, हम शॉर्टकट से कर सकते थे, फॉर्मूला भी नहीं है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट अल्टीमेटली सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना बनेगा? सर सिंपल इंटरेस्ट तो एवरी ईयर इक्वल होता है, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया सर? हर साल 10% तो 30% बन गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, 3 साल में 30% सिंपल इंटरेस्ट बन गया, और 3 साल का कंपाउंड क्या सिंपल के जैसा ऐड नहीं होता, वो सक्सेसिवली बढ़ता है। और सक्सेसिवली कैसे बढ़ता है सर? 2 साल का कंबाइंड इंटरेस्ट निकालना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का टोटल कितना होता है, इस फॉर्मूले से निकालो। लेकिन हमें 10% को निकालना है 3 साल के लिए, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी और 3 साल भी। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो 2 साल का कंबाइंड इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा। रेट इसमें पुट करोगे तो 10 प्लस यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 इंटू 10 100। तो सर 2 साल का तो 21% आ गया। तो सर इनका तो हम डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कर लेते, बस ये बचा है, तो इसको फिर अगेन फॉर्मूले में लगा दो कि 21x+y+x/100। अब इन दो का कंपाउंड बनाओ, कितना बनेगा? तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट बन जाता है। ये सक्सेसिव इंक्रीज ही है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है ये, नहीं तो रटने बैठ जाओ। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता चल जाएगा। ये तो 31 हो गया, ये 0 से 0, ये कितना बन गया? 2.1%। तो कितना हो गया? 33.1%। 33.1% क्या बन गया? ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ये हो गया। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के
रेट ये हो गया। तो अब आप डिफरेंस दिया है ना आपको, तो डिफरेंस कितना परसेंट बना, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 30 और 33.1 का, तो डिफरेंस बना सर 3.1%। और वो कितना दे रखा है सर, सर 527 दे रखा है। तो प्रिंसिपल को हम कितना मान लेते हैं, मान लो प्रिंसिपल 100% था, तो उसी के हिसाब से तो ये रेट लग रहा था। तो सर 3.1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी सर, ये हो गई 100 की। पॉइंट हटाएंगे, ये हट जाएगा। 30 से वन टाइम, 31 का वन टाइम चला जाएगा। राइट, कितना बचा, 20, 21, 207। राइट, 7 और 7 थ्री जा 21, 7 टाइम चला जाएगा। तो कितना बन गया, 17,000 इस क्वेश्चन का आंसर था। आप फॉर्मूले में भी पुट करके निकाल सकते थे। राइट, दोनों तरीके आपके पास थे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया और शॉर्टकट बता दिया है। तो ये तो दिमाग में ही रहता है, ये दो का 10 10 21 बन जाता है, सिर्फ इतना करना था आपको, और ये 30 पता था। मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन, 5 7 सेकंड में हो जाता अगर आपकी स्पीड लगती है, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, उससे ज्यादा क्या। और टाइम बचता तो और क्वेश्चंस में हम दे सकते थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम की होती हैं, कारगर होती हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला टॉपिक बदलते जाएंगे, रेशियो प्रपोर्शन 23 का आ गया था भाई, कितना मासूम सा क्वेश्चन था, आपके जैसा मासूम, है ना। तो क्या था, ए प्लस बी, बी प्लस सी, समझना बात को, इज इक्वल टू सी प्लस डी, डी प्लस, क्या करें भाई, क्या करें सर। सर कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान था। कभी भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए ना, तो आप तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन से भी निपटा रहे होंगे, तो आप तो सीधा कर दो मल्टीप्लाई, ए डी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। फिर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, प्लस बी डी हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी डी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं सर, बीडी बीडी कैंसिल, क्या बात है, मजा आ गया। सर बीडी बीडी कैंसिल, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर एक तरफ करो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर ये एडी को यहीं रहने दो, और कोई एडी, ए और डी कुछ है, ऐसा कुछ है सर, ये सी डी को यहाँ ले आओ एडी के पास, इसका भाई लग रहा है मुझे। तो भाई भाइयों को साथ में बैठा दो। राइट, एडी, और फिर यहाँ क्या बच रहा है सर, ए बी बच रहा है। सर ए बी का भाई मुझे बी सी लग रहा है, क्यों, जो कॉमन है इसलिए मुझे लग रहा है। अब देखो भाई कुछ कॉमन निकल, इसको a माइनस सी और a प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख गया है क्वेश्चन। यहाँ से d कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, a माइनस सी। यहाँ से b कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, a माइनस सी इज इक्वल टू 0। सभी से a माइनस सी कॉमन निकाल दो। राइट, तो क्या बचा, यहाँ a प्लस सी, यहाँ पर d और यहाँ पर b, तो a b c d बचा। तो a माइनस सी इक्वल टू 0, और ये हो गया ना, a माइनस सी इक्वल टू 0, और a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। ये देखो ये क्या बन गया, फैक्टर्स बन गए। राइट, तो a प्लस बी प्लस सी डी 0, और क्या है, a इक्वल टू a माइनस सी। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था, कुछ लोग a माइनस सी, और ये क्या बन जाएगा, a इक्वल टू सी बन गया। तो कुछ लोग यहाँ से a माइनस सी, a इक्वल टू सी पुट कर देते, कोई इसको टिक कर रहे थे, कोई इसको टिक कर, बट गाइस डी ऑप्शन होगा ना, a इक्वल टू सी भी आ रहा है, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 भी आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, इंदौर का क्वेश्चन था। देखो क्या कहोगे अब, नहीं आते उतने डिफिकल्ट जितने आप सोचते हो, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। क्या बोलो, प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए आपकी, बस इतना मांगता है एग्जाम, स्पीड मांगता है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मासूम था, 22 में 2022 में आया हुआ था कि द कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ पीस ऑफ ज्वेलरी weighing 10 grams is 3600। भाई कितना मासूम क्वेश्चन है, मासूम आप लोग के जैसा, आप भी मासूम हो, बट थोड़ी हरकत कर देता है कई बार। तो द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी इज, कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट ऑफ पीस, कॉस्ट क्या है उस पीस की, ज्वेलरी किसी की भी हो सकती है, गोल्ड की, सिल्वर की, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। जो भी उसका वेट होगा, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो उसकी प्राइस के इक्वल हो जाएगी वो कॉस्ट। चलो सर, सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ आप, तो के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, सी इज अ कॉस्ट, डब्ल्यू इज अ वेट। राइट, बोला आ पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 ग्राम, ये कितने का था, 10 ग्राम था, और 3600 इसकी कॉस्ट थी, तो 3600 कॉस्ट रख दो। और कितने ग्राम का था सर, 10 ग्राम का, 10 का स्क्वायर, तो ये 36, ये 10 के स्क्वायर 100 यहां पर बन जाएगा, इज इक्वल टू के, और के इक्वल टू कितना बन जाएगा सर, 36 आ गया। तो ये हमारी मास्टर इक्वेशन है हमारे पास। राइट, अगेन क्या पूछ रहा है आगे जाके देखें, द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ द सेम काइंड वेइंग 4 ग्राम्स की पूछ रहा है।
राइट, 4 ग्राम्स की पूछ रहा है, तो सी इक्वल टू क्या था, के डब्ल्यू स्क्र था। सी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, के की 36 आ चुकी है और कितने ग्राम की है सर, 4 ग्राम की। भाई बताओ इसमें क्या था, सी इक्वल टू 36 इंटू 16, 6 हो जाएगा, 9 बचेगा, है ना, यही होता है ना। और 48 58 57 576, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, यही बनेगा। 36 इंटू 12, 16 6 96, 9 बचेगा, 48 और 50 57, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पूछता है ना मिक्सचर के क्वेश्चन, वो मिक्सचर के क्वेश्चन तो पूछता है। तो भाई ये भी 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते बच्चे। हाँ लग रहा होगा देख के, लेकिन करोगे तो आसान होगा। देखो मिक्सचर एलिगेशन हो जाएगा। इन अ बाउल कंटेनिंग 60 ml ऑफ ऑरेंज जूस, भाई एक बाउल में ऑरेंज कितना था, ऑरेंज था 60 ml, समझना बात को, एक बाउल में 60 ml ऑरेंज था जूस, 40 ml ऑफ वाटर इज पोर्ड, इसमें एक एक कंटेनर है उसमें 60 ml मान लो जूस पड़ा हुआ है, उसमें 40 ml वाटर डाल दिया, वाटर कितना ऐड कर दिया, 40 ml डाल दिया। और क्या बोला, देर आफ्टर उसके बाद 100 ml एप्पल जूस इज पोर्ड टू मेक अ फ्रूट पंच। ठीक है सर, एप्पल जूस भी डाल दिया 100 ml, फ्रूट पंच बन गया। लेकिन टोटल कितने एमएल होगा, ऐड करेंगे 60 40 100 को ऐड करेंगे तो सर 200 ml का फ्रूट पंच बन गया, फ्रूट पंच बन गया 200 ml का। ठीक है, मधु ड्रिंक्स 50 ml ऑफ दिस फ्रूट पंच एंड कमेंट्स दैट द प्रपोर्शन ऑफ ऑरेंज जूस नीड्स टू बी हायर फॉर बेटर टेस्ट। क्या बात है भाई, इनको बढ़िया टेस्ट नहीं लगा मधु जी को। तो मधु जी ने इसका कितना एमएल पी लिया है सर, 50 ml फ्रूट पंच पी चुकी हैं, बचा कितना सर, रिमेनिंग 150 ml बचा है, यही बचा है ना, रिमेनिंग 150 ml बचा है सर, सही बात है। अच्छा इसका रेशो देखते हैं हम, अगर इनिशियल रेशो, अगर इनिशियल में हम बात करते, इनिशियल में रेशो तो वो बनता और फाइनल रेशो अभी तो वही रहता। अब क्या बोल रही है वो, समझना बात को, कि कमेंट दैट द प्रपोर्शन ऑफ ऑरेंज जूस नीड टू बी हायर फॉर द बेटर टेस्ट, how much orange juice should be poured into the fruit punch that remained in order to bring, वो क्या बोला, how much orange juice, उसमें 50 ml पी चुकी हैं, अब कम बचा है, राइट, कम बचा है, लेकिन बोला कितना ऑरेंज जूस ऐड करें, अभी तो ये मिक्सचर बना हुआ है, तो ऑरेंज जूस ऐड करना है, हाउ मच ऑरेंज जूस शुड बी पोर्ड इनटू द फ्रूट पंच दैट रिमेंड, उतना ही रहे वो, रिमेंड दैट रिमेंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अप द लेवल ऑफ ऑरेंज जूस टू 50%। तो मिक्सचर एलिगेशन में वो बोल रहा है कि भाई, वो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू ऑरेंज जूस का परसेंटेज कितना होना चाहिए मिक्सचर में सर, 50% ऑरेंज जूस का परसेंटेज होना चाहिए। अब मुझे आप बताओ कि सर अगर मैं इसका रेशो बनाता, या चलो रेशो बना देता हूं सर, रेशो क्या बनेगा, फटाफट बना लेते हैं कैंसिल करके, 0 0 0, 2 से 5 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम। सर पहले जो क्वांटिटी थी उसका रेशो 3:2:5 था सर, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही उन्होंने 50 ml निकाल दिया तो क्वांटिटी कम हो गई, बट ये इंग्रेडिएंट्स का रेशो तो यही रहेगा, अभी कुछ ऐड नहीं किया, जैसे ही उसने पी लिया रिमेनिंग मिक्सचर में, तो मैं बोल रहा हूँ रिमेनिंग में तो 3:2:5 ही रेशो रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं होगा। हाँ सर ये रेशो तो वही रहेगा जब तक कि कुछ इसमें ऐड ना कर दें। तो मैं बोल रहा हूँ ऑरेंज का परसेंटेज कितना है सर, ऑरेंज 3 पार्ट है टोटल, कितने में से 3 + 2 5 + 5 10 पार्ट में से, तो ऑरेंज का परसेंटेज मैं देखना चाहता हूं कितना परसेंट है, तो सर ऑरेंज रिमेनिंग में या फिर इनिशियल में 30% है, राइट। तो यहां पर क्या होगा सर, जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें ऑरेंज कितना है सर, ऑरेंज यहां पर 30% है, और मिक्सचर में बोल रहा है इतना हो जाए, तो कितना ऑरेंज ऐड करें। तो भाई जब मिक्सचर एलिगेशन लगता है सेम टाइप की क्वांटिटी पे लगाते हैं हम, मतलब सेम टाइप के इंग्रेडिएंट पे लगाते हैं, यहाँ पर ऑरेंज में लगा रहे हैं, तो उसने ऐड नहीं किया, उसने क्या किया, जैसे ही निकाला मैंने कहा रुको ऐड मत करो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें वेरिएशन चाहिए होता है क्वांटिटी में, कभी भी सॉल्व करना है तो, राइट, चाहे वो रेशो से हो चाहे मिक्सचर से हो। तो गाइस यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी 150 लीटर थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज ही लिखते हैं ना यहाँ पर, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या है, ऑरेंज है, वाटर है और एप्पल है, तो ये सभी इंग्रेडिएंट है। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कितना 30% था, तो सर 30% लिख लिया रिमेनिंग मिक्सचर में। अब फाइनल में बोल रहा है इतना हो जाए, तो इसमें कुछ तो ऐड कर रहा है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑरेंज जूस पोर्ट कर रहा है, तो जो ऑरेंज जूस ऐड कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, एडेड ऑरेंज जूस कौन सा होगा, ऑरेंज जूस जो होगा वो कितने लीटर है वो नहीं पता,
हम उसके लीटर नहीं लिखते, हम उसकी क्वांटिटी नहीं लिखते, यहाँ पर हम लिखते हैं वो कितना परसेंट प्योर है। यहाँ पर भी मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी, देखो मैं तो ये देख रहा था ये कितना परसेंट प्योर है, तो ये मिक्सचर में ये परसेंटेज है, ये क्वांटिटी नहीं है। तो जो आप ऑरेंज जूस लाओगे ऐड करोगे तो वो तो 100% प्योर होगा। जैसे कई बार बोलता है वाटर कितना ऐड करें, हम बोलते हैं 100% प्योर, तो 100% प्योर ऐड करोगे। 100 - 50 ये बन गया 50, 50 - 30 ये बन गया 20, तो 5:2 का रेशो है। तो कितना ऑरेंज ऐड किया, 2 पार्ट क्वांटिटी गाइस। लेकिन यहाँ पर नीचे नीचे जो ये है ना, यहाँ पर क्वांटिटी बताता है। ये मिक्सचर कहाँ का था, यहाँ का मिक्सचर लिया था, तो इस मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी 150 ये बताएगा। और ये कहाँ की, ये मिक्सचर जो लिया उसकी क्वांटिटी बताएगा। तो ये रिमेनिंग मिक्सचर कितना था सर, 5 पार्ट। 5 पार्ट मतलब कितना, 150 ml। तो 1 पार्ट मतलब 5 से डिवाइड करोगे 30 ml हो गया सर, 1 पार्ट का मतलब 30 ml। तो यहां पर कितने पार्ट ऐड हुए हैं, 2 पार्ट, 30 इंटू 2 60 ml हो जाएगा। अब यहाँ पर ओनली ऑरेंज ही इसलिए बताएगा क्योंकि ऊपर सिर्फ ऑरेंज एक टाइप का था, यहाँ पर मिक्सचर जिसमें से लिया गया उसकी क्वांटिटी बताएगा। तो हमने रिमेनिंग मिक्सचर पे लगाया था, तो रिमेनिंग मिक्सचर की क्वांटिटी बताई, तो 60 ml मतलब ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, इसको करो सॉल्व। एवरेज क्या था, 22 का था, बढ़िया आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो इन अ रूम देर आर n persons whose average weight 160। एक रूम में n पर्सन है, उनका एवरेज 160 है। ओके सर, इफ m more one whose average weight is 172 सेंटीमीटर, अच्छा एवरेज वेट नहीं, हाइट सॉरी, ओके। इन अ रूम देर आर n person whose average height is 160 सेंटीमीटर। एक रूम में n पर्सन है, उनकी हाइट कितनी, 160 सेंटीमीटर एवरेज हाइट है। ओके, इफ m more men whose average height is 172 सेंटीमीटर enters the room, then the average height of the all the person, मतलब एक रूम में n पर्सन थे, कितने थे, n पर्सन थे पहले, n पर्सन थे, उनका एवरेज 160 था, तो सम कितना हो जाएगा, n इंटू 160, ये सम हो गया है ना। एवरेज 160 हाइट थी n पर्सन की, तो सम ये हो गया। ओके सर, इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ m मोर पर्सन whose average weight is हाइट इज 172। नए कुछ लोग और आ गए, पुराने कुछ लोग थे और नए लोग आ गए। जो नए लोग आए हैं उनकी एवरेज हाइट 172 है, बट कितने लोग आए, m, तो इनका सम कितना होगा, m इंटू 172, इनका सम ये हो गया। ये पुराने लोग थे, इनका सम, और ये जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनका सम। अब बोल रहा पुराने और नए लोग हो गए ना जो मिलकर, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द पर्सन इन द रूम बिकम्स 164, मतलब पुराने और नए को मिलाकर एवरेज 164 बन रहा है। तो एवरेज 164 मिल रहा है पुराने और नए को मिलाकर, और पुराने और नए में कितने हो रहे हैं, n प्लस एम, नंबर ऑफ पर्सन ही हो गए, और एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। ये भी n प्लस एम का सम है, और ये भी क्या हो गया, ये n का सम और ये m का सम बराबर हो गए ना। बिल्कुल सर, इतना सारा क्वेश्चन था सर। 4 से डिवाइड हो जाएंगे सर, बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 4 जा 16, 4 बन जा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना बचा, 4 3 जा, ओके सर। ये बन गया 41 n प्लस 41 m इज इक्वल टू 40 n प्लस 43 m, राइट। एन एन माइनस करोगे तो एन इक्वल टू कितना बन गया, ये 2m बन गया, और 1/2 इक्वल टू m अपॉन n बन गया, m इज टू n 1/2। कैसे क्वेश्चन थे, 1/2 मतलब 1/2 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। यही है ना, m इज टू n पूछ रहा है ना गाइस, हाँ। तो m कितना 1 है और n कितना 2, 1/2। कितना आसान क्वेश्चन था, बताओ आप ऐसी बातें करोगे। तो गाइस कांटेक्ट करने के लिए ये सारी डिटेल है। सो प्लीज अगर कोई भी जरूरत लगे तो प्लीज इसमें आप कमेंट कर देना वीडियो में नीचे, तो मैं कमेंट देख लूंगा और मैं ऐसा वीडियो बना दूंगा। कोई टॉपिक में अगर किसी को पर्टिकुलर दिक्कत जा रही तो उसका भी मैं वीडियो ले आऊंगा, तो आप पीछे नीचे कमेंट में कर देना। और गाइस थोड़ी हिम्मत रखना, अपने आप पे भरोसा रखना यार, ध्यान रखना जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं होगा दुनिया में कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। अपने आप पर भरोसा रखो, अगर आपको आप पर भरोसा है और एक एम बनाकर उसके पीछे भागोगे तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, राइट। खुद पर भरोसा होगा तो मैं बोलूं आप दुनिया जीत लोगे। तो ये तो एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है। तो प्लीज कमेंट में लिखना कि सर हाँ खुद पर है भरोसा, खुद पर है भरोसा। इसको अपन नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।